नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग जॉन रॉल्स का पार्ट 2 करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग कर चुके थे, जिसके अंतर्गत जो है जॉन रॉल्स का कंट्रीब्यूशन जो था, उसके व्हील ऑफ इग्नोरेंस, उसके ओरिजिनल पोजीशन की बात कर दिए थे और उसके बाद उनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स थे उसकी भी चर्चा हम लोग किए थे, है ना। उसके बाद हम लोग यह भी समझे थे कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत जो विवेकशील लोग हैं उनकी क्या योग्यता थी, वह क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इसके 2 वीडियो बनेंगे और पहले वीडियो में जो हमने बात की थी उसके बाद की जो दूसरी वीडियो जो बननी थी, जिसमें हमने प्रॉमिस किया था कि रॉल्स जो है वह किस चीज़ का क्रिटिसाइज करते हैं और रॉल्स को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, वो कौन से क्रिटिसिज्म थे जिनकी आलोचना रॉल्स के द्वारा होती है। तो आइए बिना समय गवाए जो है वह शुरुआत करते हैं। जॉन रॉल्स के आगे जो है वह जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जॉन रॉल्स जो हैं वह आलोचना करते हैं उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म। किस चीज़ के? यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको उपयोगितावाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपयोगितावाद बोलते हैं। और इस चीज़ को जो है वह देते कौन है? तो बेंथम देते हैं, है ना। बेंथम जो है वह कहते हैं कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल जाए, यह जो है क्या है? उपयोगितावाद है। अर्थात जो चीज़ सुख का डिस्ट्रीब्यूशन करता हो वह अधिक से अधिक लोगों तक मिल जाए, वह जो है उपयोगितावाद है। और ये इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जब अधिकतम सुख अधिकतम लोगों तक पहुंच जाए तो वह उपयोगितावाद, ये उपयोगितावाद कहता है। लेकिन जॉन रॉल्स जो है उसको खारिज करते हैं। क्यों खारिज करते हैं? वह कहते हैं कि सर, ये तो वो स्थिति हो गई कि यहाँ पर मान लीजिए कि 100 लोगों में कोई काम जो है वह करना है, कोई सुख का बंटवारा करना है, और यहाँ पे नंबर जो है 125 मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो क्या ये 25 जो लोग हैं, कोई यह निर्धारित कर सकता है कि किस 25 को जो है वह सुख प्राप्त नहीं होगा? नहीं प्राप्त हो सकता, है ना। और उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर समझने वाली बात, यह कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति जो है वह रहती है। जो पूरी जनसंख्या है वो सब नहीं कर सकती है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ वह और कहते हैं कि जो सुखी लोग हैं उसका सुख और बढ़ते जाए, और जो नीचे जो लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनका जो है कुछ ना मिले, तो फिर वह जो है किसी प्रकार का जो है न्याय या उपयोग की बात नहीं रह जाती है ना। तो यहाँ पर वह इसी कारण जो है वह कहते हैं कि नहीं, सबको जो है वह चीज़ें मिलनी चाहिए। इगलिटेरियनिज्म इसी के कारण जो है उनको इससे जोड़ करके देखा जाता है, और वह इसके अंतर्गत कहते हैं कि सबकी जो है वह पूर्ति होनी चाहिए, किसी की अनदेखी जो है वह नहीं होनी चाहिए। उपयोगितावाद की बात हम लोग की है कि वह मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी की बात करता है, यानी कि अधिकतम सुख में वृद्धि करने की बात करता है, सबके सुख की बात जो है वह नहीं करता है। इसी कारण जो है वह रॉल्स जो है उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उसका और कारण जो है जॉन रॉल्स द्वारा उपयोगितावाद का खंडन इस कारण से भी किया जाता है कि जो लोग हैं, अज्ञानता के पर्दे के पीछे जो लोग हैं, वह विवेकशील वार्ताकार उपयोगितावादी अगर प्रस्ताव रखेंगे कि अधिकतम लोगों को जो है अधिकतम सुख मिल जाए,
तो फिर से जो है वह इस तरह की स्थिति होगी, इस तरह के नियम सिद्धांत बनेंगे कि सारे लोग जो है वह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। और रॉल्स जो हमेशा वह यह इस प्रकार का विचार रख रहा है कि वह सबके सुख की जो है वह बात करता है, बेसिक नीड सारे के फुलफ़िल करने की बात करता है। वह इस तरह की व्यवस्था करना चाहता है कि जो हीन हैं उनको अधिकतम सुख, जिसको हम लोग डिफरेंस प्रिंसिपल में पहली वीडियो में देखे थे, उसकी बात करता है ना। तो वह इस तरह की व्यवस्था नहीं करना चाहता और इसी कारण से जो है वह उपयोगितावाद का खंडन करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि रॉल्स जो है वह कहते हैं कि न्याय के जो है वह लक्षण जो होते हैं, वह पहला लक्षण यह होता है कि प्रत्येक समाज का यह पहला सद्गुण होता है। प्रत्येक समाज का पहला सद्गुण होता है और जहाँ पर न्याय की स्थापना होती है वह माना जाता है कि वो समाज जो है वह ठीक है। जैसे इसको हम नैतिकता से भी जोड़ के चल सकते हैं, है ना। जैसे राह चलते अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ मिलता है तो वह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, यह न्याय होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हम उठाएं। लेकिन यह फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता है कि आपको उठाना ही है। हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि जो है रोड पर गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है देख करके निकलते चलते हैं कि चलो हमको क्या मतलब है ना। लेकिन इसके लिए कोई बाध्यता उसको पर यह नहीं किया जा सकता है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए था। लेकिन वही जो नियम अगर बाइंडिंग होते, जैसे अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट्स की, यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कहूँ तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह बाध्यकारी हैं, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना अनिवार्य है, बाध्यता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वह उसकी, या आप कह लीजिए स्टेट पॉलिसीज़ जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसको भी स्थापित करने की बाध्यता नहीं है। इसी कारण से जो है वह कुछ चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं और जो चीज़ें बाध्यकारी नहीं होती हैं उसको लोग जो है वह अपनी इच्छा पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर न्याय जो होता है ना, वह कहते हैं कि परोपकार और ये सब चीज़ें जो हैं वह बाइंडिंग नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं वह बाइंडिंग हो जाते हैं किसी भी समाज के लिए। और एक केस में और थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा कि यह ह्यूमन का स्वभाव होता है कि वह चाहता तो है कि मेरे साथ न्याय हो, हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो न्याय हो, लेकिन जब हमें न्याय करने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं जो है दूसरे से जो है वह चाहते हैं कि जो है हम थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत पक्ष में रहें। अपने जो कलीग्स होते हैं, अपने जो समकक्ष होते हैं, उसमें जो है यह ह्यूमन नेचर होता है कि जो है वो ऊपर आने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं जो है यह नैतिक जो है वह न्याय से कटता हुआ दिखता है और जो रूल्स होते हैं उसको में कार्य करने की व्यक्ति की बाध्यता हो जाती है ना। उसके बाद एक और चीज़ें जो है वह रॉल्स कहते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता होती है जहाँ पर न्याय की बात होगी। अब न्याय की प्रक्रियात्मक न्याय की जब बात आती है तो वहाँ पर रॉल्स अपनी जो न्याय के सिद्धांत हैं उसमें वह शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं। याद रखिएगा, वह प्रक्रियात्मक न्याय नहीं बल्कि अपने जो न्याय का सिद्धांत है उसको बोलते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस की बात करते हैं। और इसके अंतर्गत वह कहते हैं कि यह क्या है जी, तो वह कहते हैं कि इसके अंतर्गत उस प्रकार के नियम निर्धारित किए जाते हैं सर्वसम्मति से उस प्रकार के प्रोसीजर निर्धारित किए जाते हैं, उस प्रकार के नियम निर्धारित किए जाते हैं और उस नियम के आधार पर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब जो है वह शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय होता है। 3 तरह की जो है वह प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं। वह कौन कौन से करते हैं वह थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लें। देखिए, पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। इसको परफेक्ट प्रोसीड्यूरल जस्टिस,
इम्परफेक्ट प्रोसीड्यूरल जस्टिस और शुद्ध प्रोसीड्यूरल जस्टिस के रूप में हम लोग जानेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या होती है वह चीज़ें भी समझना जरूरी है रोल्स को समझने के लिए। तो देखिए, पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत रोल्स कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया होगा, स्वाधीन जो है मापदंड होगा और एक निश्चित प्रोसीजर भी होगा। क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट जो है वह क्राइटेरिया होगा और एक निश्चित प्रोसीजर भी होगा। ठीक है, इसमें तब जो है वह क्या होगा? वह पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय की व्यवस्था होगी। और अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत क्या होगा? यहाँ पर अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत जो है एक स्वतंत्र नियम तो होंगे, एक क्राइटेरिया तो होगा, लेकिन एक निश्चित जो है प्रोसीजर जो है वहाँ पर नहीं होगा। और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय जो वह अपने आप के न्याय को वह कहते हैं, उसमें जो है वह कहते हैं कि वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया नहीं होगा, लेकिन एक इस प्रकार की विधि होगी, एक प्रक्रिया होगी जिसको लोग सब मानेंगे, उपयुक्त होगा वह। और जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो अब जो है उसको शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत माना जाएगा। ये इस चीज़ की बात रोल्स करते हैं। ठीक है, आगे जो है हम लोग जैसा कि बात किए थे कि किन किन विचारधाराओं के द्वारा जो है रोल्स की आलोचना की जाती है, उस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर पहली आलोचना जो है वह समष्टिवादियों, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिविस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिविस्ट, है ना। ये कहते हैं, ये इनकी आलोचना करते हैं और यह कहते हैं कि रोल्स जो है वो परंपरागत उदारवादी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको बनाए रखने की बात करता है, और वह अमीर लोगों को जो है वह अमीर और बनते हुए देखना की जो बात होती है उसको एक्सेप्ट करता है। वह जो धनवान व्यक्ति के जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उसको बनाए रखने की बात करता है। और दूसरी आलोचना यह करके भी करते हैं कि जो रॉल्स जो है वह कहता है कि हीनतम व्यक्ति को जो है अधिकतम लाभ दिया जाए, तो वह यह तो नहीं बताता कि हीनतम व्यक्ति हम पहचान कैसे करेंगे, कौन हीन है हम कैसे पहचान करेंगे। सिर्फ जो है संपत्ति, संपदा या आय, इन सारी चीज़ों पर विचार कर के हम यह करें कि वह व्यक्ति हीन है, तो यह भी तो हो सकता है कि पैसा या आय किसी के पास हो सकती है, उसके कुछ अन्य ज़रूरतें हो सकती हैं जिसमें वह हीन हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। ये जो है आलोचना जो है कह करके कौन करते हैं? रॉल्स के समष्टिवादी, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिविस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो है दूसरी आलोचना रॉल्स की मार्क्सवादियों के द्वारा की जाती है। मार्क्सवादी यह कहते हैं कि कोई भी न्याय सिद्धांत स्थापित करने के पीछे जो है सामाजिक और आर्थिक जानकारी बहुत आवश्यक है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी जब आपको नहीं होगी तो आप किस प्रकार न्याय स्थापित कर पाएंगे। और याद रखिएगा, पहली वीडियो में मैं बताया था आपको कि जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जो विवेकशील लोग खड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक जानकारी नहीं है ना। उनको यह नहीं पता है कि हम किस स्थिति में हैं और किस स्थिति में जाएंगे, तो वह फिर न्याय कैसे स्थापित कर सकते हैं। यह कौन कहते हैं? मार्क्सवादी कर सकते हैं, पहली आलोचना। दूसरी आलोचना वह कहते हैं कि जो अज्ञान के पीछे जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, ये चीज़ें हम कहती है। वह कहते हैं मार्क्सवादी कि किसी भी न्याय को स्थापित करने के लिए जो उसके आर्थिक और सामाजिक स्थिति है और वर्ग संघर्ष की जो है, जो उत्पादन के रिलेशन हैं, उसके आलोक में ही न्याय स्थापित की जा सकती है। और मार्क्सवादी हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब आती है तो वह मटेरियलिज्म की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। कोई भी गतिविधि के पीछे जो है मार्क्सवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि वह मैटर जो है, इकोनॉमी जो है वह जिम्मेदार है। आगे जो है स्वेच्छातंत्रवादी जो है, जिसको अंग्रेजी में लिबर्टेरियंस कहा जाता है,
लिबर्टेरियंस कहा जाता है, वह भी जो है रॉल्स की आलोचना करते हैं। वह रॉल्स की आलोचना क्यों करते हैं साहब? तो वह कहते हैं कि रॉल्स जो है समानता स्थापित करने की बात करता है, और उनकी समानता जो है इगलिटेरियनिज्म होता है, वह ये जान लीजिएगा। वह प्रोसीजर समान स्थापित करने की बात करते हैं, वह रिजल्ट समान करने की बात नहीं करते हैं। इस चीज़ को क्लियर रखेंगे आप लोग कि वह प्रोसीजर समान स्थापित करने की बात करते हैं, समान अवसर उपलब्ध कराने की बात करते हैं, रिजल्ट समान करने की बात नहीं करते हैं। तो रॉल्स की आलोचना ये स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं, स्वेच्छातंत्रवादी जिसको लिबर्टेरियंस कहा जाता है अंग्रेजी में, वह कहते हैं कि यह समानता स्थापित करने के चक्कर में जो रॉल्स है ना, वह स्वतंत्रता को बलिदान कर देता है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट के रूप में भी यह पूछा जाता है कि यह विचार जो है किन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और यह जो है यह भी कहते हैं कि अधिक योग्य जो प्रतिभाशाली लोग जो हैं, वह अपनी मेहनत के बल पे रिस्क उठा करके, समय दे करके आय अर्जित करते हैं, और वह आय जो है वह हीन के लिए जो है वह क्यों दान कर दें साहब? यह जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति विवेकशील है, वह तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, वह कोई जो है जोखिम नहीं उठाना चाहता है, तो वो फिर जो है वह क्या विकास करेगा? किसी भी डेवलपमेंट के पीछे तो जोखिम उठाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो फिर ये जो है किस प्रकार जो है न्याय की स्थापना करने की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम आलोचना के रूप में जो है हम लोग जानेंगे कम्युनिटेरियनिज्म, जो समुदायवादी लोग हैं, वह भी रॉल्स की आलोचना करते हैं। और वह रॉल्स की आलोचना इसलिए करते हैं कि रॉल्स जो है इस प्रकार के जीवन व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है, जिसमें सबको श्रेष्ठ और हीन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो, सबको न्यूट्रलिटी की तरफ वह लेकर के जाना चाहता है, सबको समान अवसर स्थापित करने की बात करता है। समुदायवादी जो होते हैं वह अपने समुदाय को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, इस कारण से जो है वह इनकी आलोचना वे लोग भी करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में मैं थोड़ा सा ज़्यादा अब समय नहीं लूँगा, निष्कर्ष की तरफ मैं आ गया हूँ। इसके अंतर्गत देखिए, यह आप लोग समझें कि आलोचना तो होती ही होती है, चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, आलोचना तो होगी, नो डाउट। लेकिन वे जितनी भी आलोचनाएं हुई, वे इसलिए आलोचना की गई क्योंकि वह अपने जो विचारधारा है उसको वह हाईलाइट करना चाहते रहे, है ना। वह अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। जो रॉल्स का प्रक्रियात्मक न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात की गई है, उसकी इम्पोर्टेंस को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि अगर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती तो आज हमारे सिलेबस में वो शामिल नहीं हुआ होता, और वह परीक्षा के प्रश्न पत्र में शामिल नहीं हुआ होता, है ना। तो उसकी इम्पोर्टेंस तो है। और जो आलोचक जो हैं, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो आलोचक हैं, जो रॉल्स की आलोचना कर रहे हैं, वो आलोचना तो कर रहे हैं कि हाँ साहब ये आपकी गलत है, लेकिन वह यह नहीं बता रहे हैं कि साहब इसकी आलोचना मैं इसलिए कर रहा हूँ और इसकी जगह पर यह सिद्धांत अपनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी न्याय की व्यवस्था जो है हो सकती है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वह सिर्फ आलोचना करते हैं, उसके कोई सॉल्यूशन जो है वह नहीं बताते हैं। इसलिए मैं नटसेल में यही कहूँगा कि आलोचना उनकी हुई ज़रूर है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस में कोई कमी नहीं हुई है। तो यही थी आज की क्लास। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी। कुछ बैकग्राउंड में अगर साउंड आ रहा होगा तो उसको आप लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सरस्वती पूजा के कारण जो है कुछ आवाज़ें दिख रही होगी, सुनने को मिल रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा दरकिनार कर करके उसका जो वीडियो है उससे आप लोग लाभ उठाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों, अपने साथी संबंधियों को जो है इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। और 8 तारीख से कंटिन्यूस हम लोग का जो है क्यूज शुरू होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में, उसका लाभ ज़रूर उठाएं और हम लोग मिल करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, सफलता हासिल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।